हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने दृष्टि बुक के 4th चैप्टर जो कि महाजनपदास था उसको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि राइज ऑफ मगध एंड प्री मौर्यन एम्पायर को डिटेल में देखेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर एंड में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। इसके साथ साथ हम घटना चक्र के इसी टॉपिक से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 16 महाजनपदास के बारे में देखा था। उसमें से काशी वॉज इनिशियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम। काशी उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम था, बट वो धीरे धीरे अपना पोजीशन लूज करना शुरू कर देता है। ओके, वेरियस रीजन की वजह से सिर्फ 4 स्टेट, कौन कौन से थे वो, वत्स, अवंती, कोशाला एंड मगधा, सिर्फ ये चारों सरवाइव कर पाते हैं। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 6th century BC ऑनवर्ड इज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल अमंग दिस स्टेट फॉर सुपरमेसी। बाद में ये सब सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल करना चालू कर देते हैं। ओके, मेनली 6th century BC के बाद से अल्टीमेटली क्या होता है, द किंगडम ऑफ मगधा, मगध का जो किंगडम होता है वो इमर्ज करता है एज अ मोस्ट पावरफुल स्टेट एंड सक्सीडेड इन फाउंडिंग एन एम्पायर, और बाद में ये अपना एम्पायर खड़ा करता है। ओके, द अर्लीस्ट डायनेस्टी ऑफ मगधा वाज फाउंडेड बाय विहद्रथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। The earliest dynasty of Magadha was founded by Vihadrat, who was the father of Jarasandh. Okay, ये जरासंध के पापा थे and son of Vasu, और वासु के बेटे थे। Okay, however, Magadha came into prominence under the leadership of Bimbisara, who belonged to the Haryanka dynasty. बाद में चल के हरियंका डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है बिम्बिसार। ओके, अब हम देखेंगे काउज ऑफ मगधन सक्सेस। क्या क्या वजह थे जिसकी वजह से मगध सक्सेस कर पाया। द रूलर्स ऑफ मगधा वर शिशुनाग, बिम्बिसार, अजात शत्रु और भी अदर्स थे। मगध ऑल्सो हैड ग्रीक मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमेट्स लाइक वत्साकारा, कौटिल्य एंड राधागुप्ता। मगध एम्पायर वॉज encircled by Genghis, the son of the Champa, on the 3 sides and made it impregnable for the enemy। मतलब दुश्मन के लिए ये जीतना इम्पॉसिबल हो गया था। The old capital, क्या था इसका ओल्ड कैपिटल, राजगृह। ये आपको पहले पता होगा, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था। The old capital राजगृह was strategically situated as it was surrounded on all sides by 5 hills। ओके, ये 5 हिल्स के द्वारा घिरा हुआ था। न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र बना था इसका। पुराना कैपिटल क्या हो गया, राजगृह। नया कैपिटल बन गया पाटलिपुत्र। It was a true water fort situated in the confluence of the Ganga, Gandak and the Son, and a 4th river called Ghaghra joined the Ganga not far from Patliputra. Okay, it facilitated easy communication for the army. The proximity to the rich iron ores enabled the Magadhan king to equip themselves with effective weapons which were not easily available to their rivals। Okay, यहाँ पे rich iron ores भी थे जिसकी वजह से ये effective weapons बना सकते थे। The Magadhan land were very fertile due to its location between the Gangas and the Son। Okay, people of Magadhan Empire become prosperous due to the fertility of the land, and the government too become rich and powerful through higher tax revenue। Okay, Magadha had an abundant iron supply from its mines for iron implements and weapons. Beside it had copper mines। Okay, iron mines के साथ साथ इनके पास copper के mines भी थे। In ancient times, river route served as the highway of commerce। पुराने जमाने में रोड तो होता नहीं था, तो रिवर रूट को ये लोग यूज करते थे। Magadha could control the North Indian trade through her mastery over the Gangas. When Bimbisara conquered Anga kingdom, its flourishing port of Champa was annexed to Magadha। चंपा वो भागलपुर वाला एरिया, इसको मगध ने कैप्चर कर लिया। पहले ये अंग किंगडम के पास था। ओके, चंपा वाज ए फेमस रिवर पोर्ट। ओके, तो ये सब वजह थे मगध किंगडम को सक्सेस पाने के लिए। आगे देखते हैं प्री मौर्यन एम्पायर। विहद्रथ वाज द अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ मगधा। His name appeared in the Rig Veda as well as the Purans. Okay, his son Jarasandh was killed by Bhim in the war of Mahabharata. Okay,
द विहद्र डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय प्रद्योत। हम फर्स्ट डायनेस्टी देखेंगे जो कि हर्यंका डायनेस्टी है। इसका टाइम पीरियड था 544 से 412 BCE का। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसारा। ओके, बिम्बिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बिम्बिसारा वाज द मोस्ट रिमार्केबल किंग ऑफ द प्री-मौर्यन डायनेस्टी ऑफ मगधा। ही वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के एंड महावीरा के। ओके, both the tradition of Jainism and Buddhism call him as their follower. He started the policy of conquest and aggression. He was the earliest of the Indian king to stress the need of efficient administration. He organized an efficient administrative machinery in which the Mahamattas, वो कौन होते थे? जो रॉयल ऑफिसर्स होते थे, वर डिवाइडेड इनटू मेनी क्लासेस। ओके, बिम्बिसारा नेक्स्ट अंग प्रदेश, वो मुंगेर वाला एरिया, एंड प्लेस्ड इट अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ अजात शत्रु एट चंपा। ये अवंती इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्टीमेटली दे टू बिकम फ्रेंड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रद्योत। प्रद्योत के रिक्वेस्ट पे बिम्बिसारा ने अपने कोर्ट से एक फिजिशियन को भेजा था। ओके, जिनका नाम जीवका था। कहाँ भेजा था? उज्जैन भेजा था, क्योंकि प्रद्योत वॉज अटैक्ड बाय जॉन्डिस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फिजिशियन का नाम किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। He used the policy of marital alliances to pursue his policy of expansion. Okay, he had 3 wives. कौन-कौन सी थी? कोशाला देवी, चिल्लाना एंड खेमा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। बिम्बिसारा के बाद कौन आए थे? उसके बाद अजात शत्रु आए थे। ओके, अजात शत्रु वॉज सक्सीडेड बाय बिम्बिसारा। ही वॉज द सन ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस। ही किल्ड हिज फादर बिम्बिसारा बाय स्टार्विंग हिम टू डेथ। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अपने फादर को मारा। किसको मारा? बिम्बिसार को मारा। बाद में आगे चलकर प्रसेनजीत और अजात शत्रु का लड़ाई होता है। फाइनली अजात शत्रु ने प्रसेनजीत के किंगडम जो कि काशी था उनको अपने में मिला लेता है। अजात शत्रु ऑल्सो फाउट वॉर विद लिच्छवी एंड एडेड इट टू हिज एम्पायर। पहले तो काशी को उसने मिलाया अपने एम्पायर में, बाद में उसने लिच्छवी को भी अपने एम्पायर में मिला लिया। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अजात शत्रु ने एक स्मॉल फोर्ट बनवाया था। कौन सा? पाटलीग्राम का। ओके, पाटलीग्राम का स्मॉल फोर्ट किसने बनवाया था? अजात शत्रु ने। ही कंस्ट्रक्टेड धातु चैत्याज, ये आपको याद रखना है, अराउंड द सिटी ऑफ राजगृह आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध। ओके, उन्होंने बुद्ध के डेथ के बाद राजगृह के आसपास वाले एरिया में एक चैत्य बनवाया था जिसका नाम था धातु चैत्य। ओके, ही ऑल्सो रिपेयर्ड 18 महावीराज। ओके, he is reminded as the friend of both Jainas and Buddhist and a patron of Devadatta who was the cousin of Buddha. Okay, he helped the Buddhist monk to organize the first Buddhist council at Rajgriha. Okay, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप मुझे कमेंट करके बताना बुद्धिस्ट के फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे और कब हुए थे। ओके, He helped the Buddhist monk to organize the first Buddhist council at Rajgriha. The story of Ajatashatru conversation with Buddha is mentioned in the Bharut sculpture of the 2nd century BCE। कहाँ दिया गया है? इनके जो बीच कॉन्वर्सेशंस हुए थे वो बरहुत स्कल्पचर्स में दिए हुए हैं। ओके, ये आपको याद रखना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अजात शत्रु के बाद कौन आए थे? उदाइन आए थे। इनका टाइम पीरियड 460 से 444 BCE का था। ओके, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट राइटर अजात शत्रु वाज सक्सीडेड बाय हिज सन उदाइन। ओके, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्रा फ्रॉम the earlier capital of Rajgriha as the former was located at the central position of Magad Empire। इसने क्या किया था? इसने अपना कैपिटल को चेंज किया था। ओके, पहले मगध का कैपिटल कहाँ था? वो राजगृह में थे, राजगृह में था, इसने उसको चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया। ओके, नागदस्तक वाज द लास्ट हरियंका डायनेस्टी। ये याद रखना है आपको, हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? वो नागदशक थे। ओके, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, आप चाहो तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। पहले हम देखते हैं, हम अभी मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। मगधा एम्पायर, इसमें हम सबसे फर्स्ट देखेंगे हरियंका डायनेस्टी को। हरियंका डायनेस्टी को सबसे पहले देखेंगे।
इसके जो एक्चुअल फाउंडर थे वो कौन थे? बिम्बिसारा, बिम्बिसार, ये एक्चुअल फाउंडर थे, एक्चुअल फाउंडर। जैन लिटरेचर में इनका नाम, जैन लिटरेचर में बिम्बिसारा को श्रेनिक के नाम से जाना गया। ओके, अब हम इनके कुछ वार के बारे में देखते हैं। इन्होंने ब्रह्मदत्त को हराया था, इन्होंने डिफीट किया था ब्रह्मदत्त को, ब्रह्मदत्ता को, और अंग को अपने में मिला लिया था। ओके, ये अंग ध्यान रखना है, ये ब्रह्मदत्त को हरा के अंग को अपने में मिला लिया था। ये तो था बिम्बिसार के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में देखेंगे अब हम। अजातशत्रु कौन था? सन ऑफ बिम्बिसारा, सन ऑफ बिम्बिसारा था। इसका अदर नेम क्या था? इसका अदर नेम कुनिक था। ओके, ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुनिक किसका पुराना नाम था? ये अजातशत्रु का भी नाम था। ओके, कुनिक। इसका शादी हुआ था, मैरिज विद प्रसेनजित, प्रसेनजित की डॉटर से। क्या नाम था इसका? प्रसेनजित की डॉटर का नाम था वजीरा, इन्हीं के साथ इनका शादी हुआ था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हीं के टाइम पीरियड पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम उदाइन के बारे में देखते हैं। जो इनके बाद रूलर थे उनका नाम उदाइन था। ये कौन थे? उदाइन कौन थे? सन ऑफ अजातशत्रु। ओके, ये अजातशत्रु के सन थे। इन्होंने क्या किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाटलिपुत्रा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, पाटलिपुत्र किसने स्टैब्लिश किया था? ये उदाइन ने किया था। ओके, और इन्होंने क्या किया था? कैपिटल ऑफ मगध वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। इन्होंने पहले तो पाटलिपुत्रा को स्टैब्लिश कराया, उसके बाद स्टैब्लिश क्यों करवाया? क्योंकि इसको अपना कैपिटल ट्रांसफर करना था राजगृह से पाटलिपुत्रा। ओके, ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अब हम आगे देखेंगे हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आता है? इसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, इसका टाइम पीरियड था 413 से 345 BCE तक। ओके, इसके फर्स्ट रूलर कौन थे? That was शिशुनाग। Okay, he was viceroy of वाराणसी before becoming the ruler of मगध। Okay, मगध के रूलर बनने से पहले वो वाराणसी के वाइसरॉय हुआ करते थे। Okay, शिशुनाग continue the expansionist policy of हरियंका। He shifted his capital to वैशाली। अब इन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्रा था कैपिटल अब तक, शिशुनाग ने क्या किया? कैपिटल को वैशाली ट्रांसफर कर दिया, पाटलिपुत्रा से वैशाली ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब शिशुनाग के बाद नेक्स्ट रूलर कौन आता है? वो कालाशोक है। इसका अदर नाम काकावर्णा भी है। ओके, शिशुनाग वाज सक्सीडेड बाय कालाशोक। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा टू पाटलिपुत्रा। अब क्या होता है? शिशुनाग ने कैपिटल कहाँ रखा है? वैशाली। अब जब ये कालाशोक आएगा तो ये फर्दर कैपिटल को उठा के पाटलिपुत्रा ले आएगा। ओके, फिर से पाटलिपुत्रा कैपिटल हो गया मगध का। अब इसके टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या काम हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली वाज अरेंज्ड बाय हिम इन 383 BC। द काउंसिल वाज चेयर्ड बाय सब्बाकामी। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। ओके, और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के टाइम पे हुआ था। ओके, नंदीवर्धन who was the son of कालाशोक was the last ruler of शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, तो फर्स्ट रूलर कौन हो गए? शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी के। और लास्ट रूलर कौन हो गए? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था? ये सन ऑफ कालाशोक था। ओके, इसके बाद ही डायनेस्टी खत्म हो जाता है।
The Nandas usurped the throne of the Shishunag dynasty in 345 BC. The founder of this dynasty was Mahapadmananda, who took the title of Ekrat. कौन थे इसके फाउंडर? नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंद. इन्होंने एक टाइटल धारण किया था, वो टाइटल था एकराट. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. At the highest extent, the empire ruled by the Nandas extended from Bengal in the east. कहाँ था? ईस्ट में वो बंगाल तक था, वेस्ट में वो पंजाब रीजन तक था. ओके, इट ऑल्सो रीच्ड एज फार साउथ एज द विंध्यन रेंज. साउथ में वो विंध्यन रेंज तक चला गया था. दे क्रिएटेड द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया. To maintain this huge army and forces, heavy taxation was employed by the state. However, the armies of Nanda never faced Alexander, who invaded northwestern India during the reign of Dhananand. ये समझने वाली बात है यहाँ पे. इतना बड़ा साम्राज्य होगा तो बड़ी आर्मी भी होगी, इनके पास बड़े फोर्सेस भी होंगे. इन सबको मेंटेन करने के लिए उन्होंने हैवी टैक्सेशन लगा रखा था. ओके, इनके जो आर्मी थे, नंद डायनेस्टी के जो आर्मी थे, उन्होंने एलेक्जेंडर को कभी भी फेस नहीं किया था. ओके, अलेक्जेंडर ने क्या किया था? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इन्वेड किया था धनानंद के टाइम पे ही. ओके, An indication of Nand military conquest in Kalinga is suggested by the Hathi Gumfa inscription of Kharvel. This occurred in the reign of Mahapadmanand. नंद डायनेस्टी के जो मिलिट्री थे, उन्होंने कलिंगा के मिलिट्री को हराया था. और ये कहाँ से मिलता है? ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है. खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है. ओके, और ये लड़ाई कब हुआ था? ये महापद्मनंद के टाइम पे ही हुआ था. ओके, The empire was later conquered by Chandragupta Maurya, who was the founder of Mauryan Empire with the help of Chanakya. बाद में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उन्होंने इसको हरा दिया और मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया. ओके, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. बाद में ये कौटिल्य के नाम से भी फेमस होते हैं. आगे देखते हैं पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स ऑन इंडिया. पहले हम देखेंगे पर्शियन इन्वेजन को. इसमें सबसे पहले साइरस ने अटैक किया था. साइरस लेड ऑफ ईरान बिटवीन 558 एंड 530 BCE एंड इंटर्ड इनटू इंडिया. ओके, उसने क्या क्या कैप्चर किया? द टेरिटरीज लाइंग वेस्ट टू द रिवर इंडस. इंडस रिवर के वेस्ट वाले एरिया को, जिसमें क्या क्या पड़ता था? काबुल वैली, गांधार एंड हिली रीजन ऑफ हिंदू कुश. ओके, इन सबको उसने कैप्चर कर लिया. इसके बाद डेरियस आते हैं. डेरियस फर्स्ट वाज द ग्रैंड सन ऑफ साइरस. ओके, साइरस का ही ग्रैंड सन था. इसने क्या किया था? कंकर्ड किया इंडस वैली को 518 BCE और जीत लिया पंजाब एंड सिंध को. ओके, दिस रीजन बिकेम द 20th strapy of his empire. Okay, it was the most fertile and populous province. इसके बाद पर्शियन इन्वेजन के बाद ग्रीक का इन्वेजन होता है. इसका टाइम पीरियड क्या था? 327 से 325 BCE तक. On the eve of Greek invasion, there was a number of small monarchies and tribal kingdom in northwestern India, such as Taxila, Gandhari, etc. The leading king were Ambhi of Taxila. तक्षशिला के किंग कौन थे? अम्भी. द रूलर ऑफ अभिसारा एंड पोरस, हु रूल्ड द रीजन बिटवीन द रिवर ऑफ झेलम एंड चेनाब. इसके बाद एलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है. अकॉर्डिंग टू द राइटिंग ऑफ ग्रीक ऑथर्स लाइक हेरोडोटस, द फैबुलस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्ट एलेक्जेंडर. Interest in geographical inquiry and love of natural history urged Alexander to undertake an invasion of India. He believed that on the eastern side of India there was the continuation of the sea. उनको ऐसा लगता था, इसलिए उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया. He would also conquer the eastern boundary of the world. Okay, curiosity, love of adventure and passion for conquest inspired Alexander to expedition to India. He crossed the Indus, okay, and moved to Taxila, which was a prosperous city. He was warmly received by the ruler of Taxila, Ambhi. Okay, ये हमने पहले देखा. Who surrendered without giving any fight. Okay, उन्होंने फाइट भी नहीं, पहले ही उसने सरेंडर कर दिया. अभिसारा के जो किंग थे, उन्होंने भी एलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया. बट किंग पोरस रिफ्यूज टू डू सो एंड डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर. इन दोनों ने तो सरेंडर कर दिया, बट पोरस जो थे, पोरस के राजा, उन्होंने इसके सामने, अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर नहीं किया. ओके, अलेक्जेंडर मार्च्ड फ्रॉम तक्षशिला टू द बैंक ऑफ द रिवर झेलम. झेलम का पुराना नाम क्या था? हाइडस्पेस. ओके, द फेमस बैटल ऑफ हाइडस्पास वाज फाउट ऑन द प्लेन ऑफ करी. ओके,
ये फेमस बैटल हुआ था किस किस के बीच में? अलेक्जेंडर और किंग ऑफ पोरस के बीच में। कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ हाइडस पास। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पोरस tried to resist the Alexander advance with courage and firmness, but he lost the battle. Okay, Alexander ये battle हार जाता है। Alexander was impressed by the courage and heroism of Indian prince and gave back his own kingdom. Okay, Alexander उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसने जितना भी किंगडम जीता था उसको वापस कर देता है। Okay, अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्रीक इन्वेजन। इतने सारे इन्वेजन हुए, उसका क्या इफेक्ट हुआ था? It immediately encouraged political unification of North India under the Mauryas. The system of a small independent state come to an end. Okay, it paved the way for direct contact between India and Greece. ओके, तो इस चैप्टर में हमने देखा मगध कैसे राइज करता है और डिफरेंट मौर्यन एम्पायर को देखा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू को देखेंगे और साथ में घटना चक्र के एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर ये लेक्चर आपको जरा सा भी पसंद आता है और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।